हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आप सबका स्वागत है एमपीपीजीसीएल एग्ज़ाम के लिए लाई गई आपकी पावर जनरेशन रिलेटेड एमसीक्यू की सीरीज़ में। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस फॉर एमपीपीजीसीएल एग्ज़ाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज़ केवल एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही तैयार की गई है और केवल पावर जनरेशन रिलेटेड जनरल अवेयरनेस को ही डिस्कस किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द चिंकी प्रोजेक्ट लोकेटेड। चिंकी प्रोजेक्ट, इसको आप चिंकी प्रोजेक्ट या फिर चिनकी प्रोजेक्ट, इन दोनों ही नाम से समझ सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, इसका नाम है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा रिवर पर ये स्थित है। और यह एक माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, यानी एक लघु सिंचाई परियोजना है। इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बरमान के पास है और यह नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और यह नर्मदा रिवर पर है। तो रिवर याद होना चाहिए, प्रोजेक्ट किस काम के लिए बनाया गया ये पता होना चाहिए। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट चिंकी प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। चिंकी परियोजना रायसेन और नरसिंहपुर जिले की चिंकी बोरास संयुक्त बहुउद्देशीय माइक्रो सिंचाई परियोजना है। जैसे माइक्रो सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट के पास स्थित है। तो इसके बारे में यही है कि नरसिंहपुर जिले में है और नर्मदा रिवर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट हैज बीन एस्टेब्लिश। वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट, वेल्सपन एक कंपनी है और यह मल्टीनेशनल कंपनी है जो लगभग 50 के आसपास देशों में अपने प्रोजेक्ट चलाती है। ये केवल सोलर के प्रोजेक्ट ही नहीं, स्टील, टेक्सटाइल, सारे प्रोजेक्ट्स को करती है। और यह भारत की एक बड़ी कंपनियों में से एक है और इसी कंपनी ने नीमच में अपना प्रोजेक्ट लगाया है। और नीमच में यह प्रोजेक्ट इसने स्टार्ट किया था 2013 में और 2014 में ये फंक्शनल हो गया, कार्य करना इसने शुरू कर दिया और इसमें इसको एस्टेब्लिश किया गया, यानी इसमें 2013 में स्थापना की गई। 2014 से इस प्रोजेक्ट ने अपना काम करना शुरू कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है। और इसको जिस कंपनी ने लगाया है उसको वेल्सपर के नाम से जानते हैं, प्रोजेक्ट के नाम से। और वेल्सपर और सौर मध्य प्रदेश भारत के मध्य प्रदेश के नीमच जिले की जावद तहसील के दक्षिण में बसे भगवानपुरा गांव में स्थापित है। और ये भगवानपुरा गांव में स्थित है, इसलिए इसको भगवानपुर पावर स्टेशन भी कहा जाता है, भगवानपुर पावर स्टेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नीमच में है, ये आपको याद रखना है। सोलर का प्रोजेक्ट है, किस कंपनी ने लगाया ये भी पता रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट हैज बीन सेटअप बाय दी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। थर्मल पावर प्लांट किस जिले में? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL के द्वारा 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है सिवनी में। और देखिए इसमें बहुत रोचक बात यह है कि ये सिवनी में स्थापित किया गया है, लेकिन इसका नाम रखा गया है झाबुआ, झाबुआ थर्मल स्टेशन। तो ये झाबुआ थर्मल स्टेशन है और इसको स्थापित किया गया है सिवनी में। और इसको लगाने में हेल्प की है भेल ने। भेल भोपाल बेस्ड एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और इसकी स्थापना के समय इसको USSR के द्वारा हेल्प की गई थी, लगाने में इसकी मदद की गई थी। और आज ये भारत की अग्रणी हैवी इलेक्ट्रिकल कंपनियों में से एक है, लीडिंग हैवी इलेक्ट्रिकल कंपनियों में से एक है भेल, जो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा झाबुआ ताप विद्युत केंद्र स्थापना की गई है। और देखिए सिवनी जिले में स्थित है, किंतु इसका नाम झाबुआ ताप विद्युत केंद्र रखा गया है। ये मैंने आपको बताया कि जिसका नाम झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है। तो अगर पूछेंगे कि हाल ही में झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर होगा सिवनी डिस्ट्रिक्ट, ना कि इसका आंसर होगा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ओंकारेश्वर, अगर आप
जनरल स्टडी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो मध्य प्रदेश में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 हैं। एक है महाकालेश्वर, महाकालेश्वर जो उज्जैन में है, और दूसरे हैं ओंकारेश्वर, ओमकारेश्वर जो कहां पर है, खंडवा में। ठीक, तो ओंकारेश्वर जो है, ये महाकालेश्वर है, वो शिप्रा नदी के किनारे हैं, शिप्रा, और ये नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। तो वहां पर नर्मदा नदी के किनारे एक प्लेस है मानधाता, उस मानधाता पर खंडवा जिले में एक क्या लगाया गया है, जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सेटअप किया गया है, और वह स्टेशन 2003 में सेटअप किया गया और 2007 में वह फंक्शनल हो गया है, उसने कार्य करना शुरू कर दिया है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है उसको। तो ओंकारेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, दैट इज इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑन द रिवर ऑफ नर्मदा, नर्मदा, and which was started in 2003 and came in existence as a functional in 2007, और 2007 से वह उत्पादन कर रहा है। नेक्स्ट इसका डिस्कशन देख लेते हैं। यह परियोजना खंडवा जिले में मानधाता, एज आई टोल्ड यू, मानधाता नामक स्थान पर नर्मदा पर स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 520 मेगावाट है, ये याद रखिएगा, 520 मेगावाट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजघाट परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द राजघाट प्रोजेक्ट इज नोन? तो राजघाट प्रोजेक्ट जो है बेतवा रिवर पर है। पहले हम रिवर देखेंगे, तो रिवर कौन सी है? बेतवा, बेतवा रिवर पर है। कब बना? 1975 में, 1975 में। और आज इसकी लोकेशन देखेंगे तो एमपी के अशोकनगर में, एमपी के अशोकनगर में है, लेकिन ये एमपी और यूपी का जॉइंट है, एमपी और यूपी का जॉइंट एक वो है सिनेरियो है, तो जहां पर ये दोनों की संयुक्त परियोजना जॉइंट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करता है। और इसी प्रोजेक्ट को 1975 में शुरू किया गया। 1990 में इसका नाम बदल करके रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट इसको कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई जलाशय है, वहां पर उसके पीछे रिजर्वियर बना हुआ है, इसलिए इसको उस नाम से भी जानते हैं। और अगर माता टीला की बात करते हैं तो माता टीला 1958 का प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। परीक्षा बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, दोनों ही बुंदेलखंड में स्थित हैं। और जो परीक्षा प्रोजेक्ट है ये बहुत पुराना है, 1881 से 1886 के बीच में इसको तैयार किया गया था। 19वीं सेंचुरी के लास्ट में इसको तैयार किया गया था, इस प्रोजेक्ट को, परीक्षा डैम को, परीक्षा डैम को तैयार किया गया था। उस समय यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट नहीं था। चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। राजघाट प्रोजेक्ट इज आल्सो नोन एज द रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट। ठीक है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बेतवा रिवर। वी हैव डिस्कस्ड दिस प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज फैक्ट related to this question. Let us come to the next question. Choose the correct statement from the following. इनमें सही कथन का चुनाव कीजिए। कोयला ऊर्जा से संबंधित CO2 उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या कोयले के कारण से ही सबसे ज्यादा CO2 निकलता है? तो अगर आप ये चीजें जानते हैं तो मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे कि ये सही स्टेटमेंट है। चीन और भारत मिलकर दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में दुगने कोयले की खपत करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और चीन ऐसा कंट्री भी है जहां कोयले का सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, यानी कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में चीन दुनिया के सभी देशों में सबसे आगे है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में कोयला क्षेत्र का 1972 में 2 फेजेस में राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव। सभी ये तीनों ही स्टेटमेंट एकदम प्रूवन है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कोल इज द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ CO2 एमिशन रिलेटेड टू एनर्जी। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। चाइना एंड इंडिया टुगेदर कंज्यूम ट्वाइस एज ए मच कोल एज द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। द कोल सेक्टर इन इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन 1972 इन 2 phases. The allocation of coal blocks is done on the basis of an auction. ये तो स्टेटमेंट में पूछा ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तीनों ही सही हैं। इसका मतलब ऑल अबव इज द करेक्ट आंसर।
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, according to the energy report of 2022 and 23 which type of coal is found maximum in India? भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? देखिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में जितने भी कोल डिपॉजिट हैं उनके दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है जिनको कहते हैं गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स और दूसरे हैं टर्शियरी कोल डिपॉजिट्स। तो टर्शियरी कोल डिपॉजिट है, ये केवल टोटल कोयले का 2% ही प्रोड्यूस करते हैं और गोंडवाना ऑलमोस्ट 98% कोल डिपॉजिट्स हैं, वहां पर कोल के 98% है। जो टर्सरी हैं वो नॉर्थ ईस्ट में जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इस माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं टर्सरी कोल डिपॉजिट्स। गोंडवाना कोल डिपॉजिट आपको पता है छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो में है, बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, एमपी में है और सारे रिवर बेसिन में है। तो दैट इज वाई इट शेयर्स द 98% ऑफ कोल डिपॉजिट, इसको शेयर करता है। और यहां से जितना कोयला मिलता है वो एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस, ये दो ही प्रकार का मिलता है। लेकिन अगर क्वांटिटी देखा जाए तो एज कंपेयर टू एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे ज्यादा अवेलेबल है, उसके डिपॉजिट सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर होगा ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार बिटुमिनस। So bituminous type of coal is maximum found in Indian coal deposits. Explanation देखते हैं। Bituminous type of coal is mostly found in India. देखिए, bituminous or black coal is coal that is relatively soft and contains a substance called its bitumen or asphalt. It is mainly found in the state of Jharkhand, Odisha, West Bengal. जो कि मैंने बताया कि गोंडवाना डिपॉजिट्स में ही सारा का सारा कोयला मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्लीन एनर्जी? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको क्लीन एनर्जी कहा जाता है? क्लीन एनर्जी का वो सोर्स है जहां से जिसमें एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं, एनर्जी को हम लोग क्रिएट करते हैं या एनर्जी का यूज करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई हार्मफुल एमिशन नहीं देखा जाता है। तो अगर इसमें देखेंगे तो सोलर एनर्जी में भी ऐसा नहीं होता है, विंड एनर्जी में भी नहीं होता है, न्यूक्लियर एनर्जी में भी ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी क्लीन एनर्जी के सोर्स हैं, इनको क्लीन एनर्जी सोर्स कहा जाता है, जो एनवायरनमेंट को बहुत रेयरली इन्फ्लुएंस करते हैं नेगेटिवली। इसका डिस्कशन देखते हैं। स्वच्छ ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नवीकरणीय शून्य उत्सर्जन स्रोतों से आती है, उपयोग किए जाने वाले वातावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ये सब क्लीन एनर्जी के सोर्स हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंट्री? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर मैं कहूंगा कि कोल बेस्ड यानी कि थर्मल एनर्जी का सबसे बड़ा, थर्मल एनर्जी पर बेस्ड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर होगा चाइना। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि चाइना इसमें नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी चाइना सबसे ज्यादा करता है। अगर मैं बात करूंगा विंड एनर्जी की, तब भी चाइना सबसे ज्यादा करता है विंड एनर्जी में भी। और अगर मैं बात करूंगा एटॉमिक एनर्जी की, तो एटॉमिक एनर्जी के मामले में सबसे आगे है यूएस। यूएस केवल एटॉमिक एनर्जी के मामले में वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोड्यूसर में से है। बाकी थर्मल है, विंड है, सोलर है, इन सब में चाइना ही लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है, और इस कोल के मामले में, हाइड्रो के मामले में इंडिया का नंबर 7 नंबर पे आता है। ठीक है, तो चाइना कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में सबसे आगे है चाइना, और केवल एटॉमिक एनर्जी में यूएस लीड करता है, बाकी सब में चाइना ही लीड करता है एनर्जी प्रोडक्शन में। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला आधारित बिजली उत्पादक, थर्मल ऊर्जा विशेष रूप से कोयला आधारित संयंत्रों में गहरी आर्थिक रुचि रखता है और यह सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इसमें पहला है क्लीन एनर्जी इज ए नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी। ये बहुत नॉन रिन्यूएबल नहीं है, बल्कि ये रिन्यूएबल है। इसका मतलब ये है कि ये अक्षय ऊर्जा का साधन है, नवीकरण साधन है,
नवीकरणीय है, ये अनवीकरणीय नहीं है, इसमें अनवीकरणीय लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली एज देयर इज ए नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट ड्यू टू द यूज ऑफ क्लीन। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है, जैसा हमने वो डिस्कस भी किया है अभी। क्लीन एनर्जी रिड्यूस द रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल डिजास्टर्स सच एज फ्यूल स्पॉइल्स, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। इट जनरेट्स ए रिलायबल पावर सप्लाई टू एनहेंस द एनर्जी सिक्योरिटी, ये भी सही है। तो केवल पहला ही स्टेटमेंट गलत है, जो कि इसका आंसर भी होगा। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। तो आप समझ पाए कि एनर्जी को लेकर के किस किस प्रकार के क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कौन रिन्यूएबल सोर्स है, कौन कन्वेंशनल सोर्स है, कौन कन्वेंशनल सोर्स नहीं है, इस पर ध्यान रखना होता है। कौन सा प्रोजेक्ट कब बना, ये या कब बना, कब से उसने कार्य करना शुरू किया, इस पर भी हमको कार्य करना होता है। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा हमको साथ में ये भी देखना होता, इसका जैसे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। यह स्वच्छ ऊर्जा वह है ऊर्जा है जो नवीकरणीय, जैसे इसमें लिखा हुआ नवीकरणीय, और वहाँ अनवीकरणीय लिखा हुआ है, तो वो स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट उससे सपोर्ट करते हैं, तो ये सही है। तो इस प्रकार से हमको एनर्जी सोर्सेज के जो अवेयरनेस है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को पता करना होता है कि कौन सा पावर प्लांट्स कहाँ पर है और वो किसका यूज़ करता है, कहाँ किस रिवर पर बेस्ड है या फिर किस कोयले की माइन पर बेस्ड है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी, और डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ है, उसकी जोग्राफिकल कंडीशन लोकेशन कहाँ पर है, इन सब के बारे में पता करना होता है, ताकि हम लोग मैच पेयर आएंगे जो मैच, वो भी कर सकते हैं, और अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है, और हम लोग इसका लगातार डिस्कशन कर ही रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम एक्सक्लूसिव 45 टेस्ट की एक सीरीज़ लेके आए हैं, और वो सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होने वाली है। वो सीरीज़, और केवल मैकेनिकल के लिए ही नहीं, हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी सेम 45 टेस्ट की नॉन टेक और टेक की एक सीरीज़ लेके आए। नॉन टेक और टेक दोनों ही सब्जेक्ट की एक सीरीज़ अच्छी सी लेके आए हैं। और जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, जिन क्वेश्चन को पावर जनरेशन रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को डिस्कशन किया है, उन सारे क्वेश्चंस की आपको PDF ACE प्लस और YT डिस्कशन चैनल पर आपको मिल जाएगी। और YT डिस्कशन जो चैनल है, वो चैनल पर आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पुराने वीडियोस और पुराने लेक्चर्स की PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।